नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत की मुद्रा व्यवस्था के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा मतलब क्वाइंस। तो प्राचीन भारत के इतिहास को यदि हम जानने का प्रयास करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं के विषय में जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो में हम जो है इस टॉपिक को इसलिए चुने क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न यूपीएससी में या जेपीएससी में पूछे जाने की संभावना रहती है। आपको मैं बता दूं कि आप इसको अध्ययन कैसे करेंगे। तो प्राचीन काल में जो मुद्रा का सिस्टम था उसको आपको सिंधु घाटी सभ्यता से देखना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्वाइंस का क्या था, क्या रूप था, क्या प्रमाण मिलते हैं, क्या वैदिक काल में क्या थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता है क्वाइंस का, क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। जो व्यापार वाणिज्य होते थे वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। जैसे हम किसी चीज, कोई वस्तु किसी से ले रहे हैं तो उसके बदले हम कोई वस्तु दे रहे हैं, इसी को बोला जाता है वस्तु विनिमय। यदि हम वैदिक काल जाते हैं तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद काल में देखा जाता था कि वैसा भी वहां पर कोई प्रचलन नहीं था मुद्रा का। मुद्रा के रूप में गाय को ही माना जाता था कि जिस व्यक्ति के पास जितने गाय ज्यादा हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास ज्यादा गाय है तो वो उतना सुखी संपन्न है, वो उतना मजबूत है। जैसा कि आज के समय में देखा जाता है कि किसके पास कितना पैसा है, जिसके पास जितना पैसा होता है उसको ज्यादा सुखी संपन्न माना जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय गायों को, काउज को ही आप कितने संपन्न हैं उसको देखा जाता था। जिसके पास जितना अधिक गाय होता था वो उतना संपन्न होते थे। लेकिन वस्तु विनिमय के रूप में, चाहे विनिमय के रूप में निष्क का प्रयोग होता था। ठीक है, तो निष्क जो है एक तरह से ये मुद्रा का रूप धारण कर लिया था आपका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो होता था इसमें वो कोई मुद्रा स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, यहां पर भी प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन एक वर्ड आया है निष्क, तो निष्क याद रखिएगा। एक तरह से इसको मुद्रा के रूप में माना जाता था। यदि हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका आरंभिक समय में मुद्रा का क्या प्रमाण मिलता है, तो देखा जाता है कि सबसे जो प्रारंभिक समय की मुद्रा थी उसे याहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। ये सामान्यतः चांदी के होते थे और इस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती थी, जैसे मछली की आकृति, पेड़ की आकृति, सांड की आकृति, अर्धचंद्राकार की आकृति, चंद्रमा की आकृति, इस तरह की आकृतियां देखे जाते थे। तो पंचमार्क सिक्के, याहत सिक्के शुरुआती दौर के सिक्के हैं। प्रमाण मिलते हैं 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रमाण मिलते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाए, हम लोग मौर्य काल चले जाएं, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुद्राओं के विषय में वर्णन है कि मौर्य काल में कौन कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी, किसको क्या बोला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मुद्रा था कसारपन, ये किस धातु का था इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका चांदी का था। इसी प्रकार से एक धातु था सुवर्ण, नाम से ही लगता है सोना का है। इसी प्रकार से एक मुद्रा था माशक,
ये जो मुद्रा था ये आपका जो है सो तांबे का सिक्का था। इसी प्रकार से एक काकनी था, ये तांबे के छोटे सिक्के होते थे। प्यारे मित्रों, आप जान लीजिए कि मौर्य काल में जो मुद्रा को जारी करते थे उस पदाधिकारी को बोला जाता था, क्या बोला जाता था? लक्षणाध्यक्ष। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का वर्णन है। कितने अध्यक्षों का वर्णन है? 26 अध्यक्षों का वर्णन है। उसमें एक है लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा को जारी करते थे। और इसको भी जान लीजिए कि जो सिक्कों का परीक्षण करता था, ठीक है, यानी मौर्य काल में जो सिक्कों का परीक्षण करता था उसे रूप दर्शक कहलाता था। वो क्या कहलाता था? रूप दर्शक कहलाता था। और मौर्य काल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। इसको ध्यान में रखिएगा। इस काल में व्यापार, वेतन में सिक्कों का प्रयोग नियमित होने लगा था। तो ये आपका हो गया मौर्य काल का। जहां तक हम लोग गुप्तकालीन मुद्रा का चर्चा करें कि गुप्त काल में मुद्रा की क्या व्यवस्था था, तो इस काल में स्वर्ण मुद्राओं पर राजाओं का स्पष्ट चित्र मिलते हैं तथा वेतन भुगतान एवं भूमि की खरीद बिक्री में इसका उपयोग होता था। आगे है कि स्थानीय लेन देन में चांदी के सिक्के का प्रयोग होता था तथा साधारण जनता विनिमय हेतु, एक वर्ड में बोल रहा हूं, कोड़ियों का प्रयोग होता था। कोड़ियों का प्रयोग होता था। इस काल में तांबे के सिक्के कम मिलते हैं। गुप्त काल में तांबे के सिक्के कम मिलते हैं। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसको बहुत बार पूछा गया है कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये भी पूछा गया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे क्या पता चलता है? कला संस्कृति के विषय में पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत से प्रेम था उनको, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र सिक्के चलाए। ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र सिक्के चलाए थे। किसके विजय के उपलक्ष्य में? शकों के विजय के उपलक्ष्य में। अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन मुद्रा क्या व्यवस्था था? तो इस काल में सामंती व्यवस्था के उद्भव के कारण तथा वाणिज्य व्यापार के पतन तथा भूमि अनुदानों के प्रचलन के कारण मुद्रा व्यवस्था शिथिल हो गई तथा सिक्कों का कम उपयोग होने लगा था। पूर्व मध्यकाल में पाल, सैन, चालुक्य, है ना, के समय की बात बोल रहे हैं। पाल, सैन तथा चालुक्य, ठीक है। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के सिक्कों यानी सोने का उल्लेख मिलता है। साधारण लेन देन में कोड़ियों का प्रयोग था, जिसे प्रतिहारों ने कपद्रक कहा है। जो कोड़ियों का प्रयोग होता था उसको क्या कहा था? प्रतिहारों ने कपद्रक। थोड़ा सा देख लें भाई, प्राचीन भारत में ही दक्षिण भारत में क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत की मुद्राएं क्या थी? तो चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था। भारत में हिंद यूनानियों ने, इसको याद रखिएगा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, परंतु नियमित रूप से स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों को था। यानी नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यदि किसी शासक को जाता है तो कुषाण के शासकों को जाता है। ज्ञात हो कि मौर्य काल के अंत तक सिक्कों पर केवल चिन्ह अंकित किया जाता था, शासकों के नाम अंकित नहीं होते थे, परंतु हिंद यूनानियों के सिक्कों पर शासकों के नाम और आकृतियां खुदी होती थी। हिंद यूनानियों जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, अपना नोट्स बनाइए मित्रों, ठीक है, क्योंकि ये आपको यूपीएससी, जेपीएससी और यूजीसी नेट में भी आपको काम आने वाला है। अच्छे ढंग से पढ़िए, इसको अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं,
7th जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊं। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।